दूसरा सवाल हमारा यही है, कांग्रेस से ही है कि आरजेडी से ऐसी सुगबुगाहट आ रही है, कुछ नेता ऐसा बयान भी दे रहे हैं कि हार कांग्रेस की वजह से हुई, कांग्रेस से हेल्प नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस और ज़्यादा आरोप लगा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि वो बैठक में नहीं पहुंचे, महागठबंधन के एक दो पहुंचे थे, एमएलसी पहुंचे थे, तो क्या अलग होने का कुछ ऐसी चर्चा है? क्योंकि इशारा कुछ और एनडीए की तरफ से भी मिल रहा है ऐसा। देखिए, आपको ये बात बताएं कि जहाँ तक सवाल है कांग्रेस का, तो कांग्रेस एकदम बिखरी हुई नजर आ रही है बिहार में। कांग्रेस की ऐसी भी राजनीतिक हैसियत उस तरह की रह नहीं गई है, इसलिए कांग्रेस को बिहार में तो परजीवी पार्टी कहा जाता है। कांग्रेस के लोग इसे भले ही नापसंद करें, लेकिन कांग्रेस के पास अपना जनाधार है, इसको लेकर के बड़ा सवाल है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब आरजेडी की भी समीक्षा बैठक हुई, तो आरजेडी के समीक्षा बैठक में भी यही कहा गया कि हमारी करारी हार हुई है, इसकी वजह कांग्रेस भी है। आप देखिए, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो सीधे तौर पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। मंगनी लाल मंडल कहते हैं कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, और अब कांग्रेस कह रही है कि हम आरजेडी की वजह से हारे हैं। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं अंकित, कि दरअसल दोनों साथ तो लड़े, लेकिन ना दोनों के मुद्दों में कोई तालमेल था, ना दोनों के कार्यकर्ताओं में कोई तालमेल था। आप देखिए, कितनी सीटों पर वो कहते हैं फ्रेंडली फाइट किए, वो अगर 9 सीट पर भी अंततोगत्वा फ्रेंडली फाइट किए तो उसका असर तो 24, 25, 36 सीट पर हो गया। तो आप चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही हार चुके थे, इस बात को आप जान लीजिए। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का था, एसआईआर का था। आरजेडी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। कई ऐसी सीटें थी जहां महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे के सामने खड़े थे, उसका बहुत बड़ा नुकसान है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस क्या वाकई जो वजह है उस पे फोकस करना चाहती है, या कांग्रेस ब्लेम गेम करना चाहती है? कांग्रेस अगर वाकई अपने कॉज को लेकर के सीरियस है, तो उसको चुनाव से पहले ही स्क्रैच से शुरू करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस अपने खुद अकेले स्क्रैच से शुरू करती, तो कांग्रेस कुछ बेहतर स्थिति में होती। इस चुनाव में नहीं भी बेहतर स्थिति होता तो 2029 के लिए बेहतर स्थिति में होती। उसका वोट बैंक, उसका जनाधार उसके पास वापस लौटता, कुछ हद तक लौटता, और अगले चुनाव में और बड़ी संख्या में लौटता। लेकिन होता क्या है कि जल्दी जल्दी आप किसी तरीके से पावर ग्रैब करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप सत्ता में शामिल होना चाहते हैं। आप उन वोटरों से कैसे वोट दिलवा लेंगे जो आरजेडी को वोट देना पसंद नहीं करते हैं? और आरजेडी को ऐसे लगता है कि भाई बहुत सारी सीटें, 61 सीट हमने आपको क्यों दिया, आप 6 जीत पाते हैं, और वो भी हमारे दम पर। अगर हम अकेले लड़े होते तो आरजेडी के काडर उत्साह से हमें वोट करते, और हम 12 जीतते, 14 जीतते, 25 जीतते, उन 61 सीटों में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता। तो हमारी कहानी इस तरह की नहीं होती। अब दोनों के बीच में रस्साकशी तेज है। अब देखिए, मृत्युंजय तिवारी आकर के कहते हैं कि भाई अगर कोई पार्टी कांग्रेस सोच ही रही है कि खुद ही सुसाइड करना है, तो उसको कौन रोक सकता है? मंगनी लाल मंडल बरस रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी बरस रहे हैं, उधर से राजेश राम बरस रहे हैं, कुटुंबा से वो भी चुनाव हार गए हैं। अरे भाई, बड़े बड़े स्टालवर्ट हार जा रहे हैं, मुद्दों की कोई सरगर्मी जमीन पर देखी नहीं जा रही है। अब जब चुनाव खत्म हो गया तो एक दूसरे पे ठेकरा तो फोड़ेंगे ही, लेकिन अगर वाकई समीक्षा करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि क्या वाकई दोनों नेचुरल एलाइज हैं क्या, दोनों का वोटर एक दूसरे के साथ जाने को तैयार है क्या। जैसे अगर आप आरजेडी और जेडीयू की बात करें तो दोनों के वोटर एक दूसरे के साथ जाने को तैयार रहते हैं। जब अलग होते हैं तब उनकी स्थिति दुविधापूर्ण होती है। ईबीसी बड़ी दुविधाजनक स्थिति में होती है जब बीजेपी और जेडीयू हटते हैं, इस बात को जान लीजिए। ईबीसी को लगता है नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी, किसको वोट करें। पर ऐसी स्थिति क्या यादव और कांग्रेस के वोटर सवर्ण भी रहे? क्या ऐसा है क्या यादव समाज और सवर्ण में? क्या जो पासवान वोटर्स भी कुछ वोट करते हैं उनके बीच और यादवों के बीच में ऐसा है क्या? मैं यही तो बताना चाह रहा हूं आपको। आप याद करिए, गौरा बड़ाम से सुजीत कुमार सिंह जीते हैं।
उनकी पत्नी पिछली बार सवर्णा सिंह जीती थी। सवर्णा सिंह को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी था। सुजीत कुमार IRS अधिकारी हैं। सुजीत कुमार ने अपनी नौकरी छोड़ी, चुनाव लड़ने चले गए। चुनाव मैदान में उतरे तो उनकी जाति की आबादी 8,000 है। जरा सोचिए वो जीत करके कैसे आ गए। वो जीत करके इसलिए आए क्योंकि मुकेश साहनी समाज और मुसलमान समाज के बीच में अलायंस बनाना चाह रहे थे, जो कि नेचुरल अलायंस है नहीं। सालों से वहां एक दूसरे के विरोध में ये लोग लड़ते हैं। और जब लास्ट में मुकेश साहनी ने संतोष साहनी को विड्रॉ किया, जो उनके भाई हैं, तो ये मैसेज अच्छा नहीं है। और साहनी समाज को ये लगा कि मुसलमान समाज के आगे हमें मजबूर कर रहे हैं मुकेश साहनी, और इसलिए चुनाव में साहनी समाज गुस्सा होकर के वोट किसको कर दिया? तो वोट कर दिया सुजीत कुमार सिंह को। सुजीत कुमार जीत गए। गौरा बौड़ाम जहां 8,000 आबादी राजपूतों की नहीं है, वोटर्स नहीं है, वहां सुजीत कुमार जीत जा रहे हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी होगा कि क्या साहनी और मुसलमान नेचुरल एलाइज हो सकते हैं क्या? एक साथ मिल सकते हैं क्या? वोट कर सकते हैं क्या? ये कांग्रेस और आरजेडी को समझना होगा। अगर दोनों के बड़े नेता ऊपरी तौर पर अलायंस बना लेंगे तो जमीन पर अलायंस कौन बनाएगा? कोई बना पाएगा? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सपा और बसपा का अलायंस हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। स्थिति क्या रही थी? जरा ये सोचिए, स्थिति बड़ी खराब रही थी। और क्या जबरदस्त जीत हुई थी किसकी? बीजेपी की, एनडीए की। क्योंकि सपा और बसपा के वोटर्स एक साथ नहीं आ सकते, और आएंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा। बहुत बड़ी खाई है दोनों के बीच में, उसको पाटना बहुत आसान नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो अलायंस बनाया गया, जरूरत इस बात की है कि दोनों पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेकर के सोचे कि क्या हम नेचुरल एलाइज हैं, क्या हमें एक साथ आना चाहिए क्या? और अगर हम एक साथ आए तो हम 13 सीट पर एक उम्मीदवार नहीं दे पाए, फ्रेंडली फाइट करने को मजबूर हो गए, तो 243 सीट पर अपने मतदाताओं को एक साथ कैसे लाएंगे? ये संभव नहीं। बिल्कुल संभव नहीं है। और कांग्रेस के कुछ लोग ऐसा बयान भी दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि राजेश राम और कृष्णा लवरू और शकील अहमद खान, ये लोग राहुल गांधी को सलाह भी दिए थे कि हमको अकेले चलना चाहिए, अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें। और ये भी कहा जा रहा है कि अब हर जगह से कार्यकर्ता पहुंचेंगे, 14 दिसंबर की जो रैली है उसमें पहुंचेंगे।